हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में थ्री टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला फर्स्ट, समन्वय एवं सहकारिता में अंतर, डिस्टिंक्शन बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। फिर दूसरा जो टॉपिक है, समन्वय के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। फिर इसी तरह से समन्वय के प्रकार, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, थर्ड। तो इस प्रकार तीन जो टॉपिक है उसका अध्ययन हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इसमें एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये तीनों टॉपिक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो छोटे लघुतरात्मक या अति लघुतरात्मक वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन इनमें से लगभग पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं समन्वय एवं सहकारिता में अंतर का आधार दे रखा है, जिसमें सबसे पहले दे रखा है अर्थ, मीनिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सहकारिता या सहयोग का अर्थ क्या होता है, फिर इसके बाद में हम देखेंगे समन्वय। तो सहकारिता एवं सहयोग का अर्थ, सहकारिता या सहयोग का अर्थ समूह यानी ग्रुप के सदस्यों में एक दूसरे की सहायता करने की भावना से, मतलब हेल्प करने की जो भावना से है। जबकि समन्वय का अर्थ व्यक्तियों के सामूहिक प्रयासों एवं व्यवहारों में एकता स्थापित करने से। इसका मीनिंग हम इंग्लिश में भी देख सकते हैं। कोऑपरेशन रेफर टू द कलेक्टिव विल ऑफ पीपल इन ए ऑर्गेनाइजेशन in an organization to contribute the achievement of organization's goals। कोऑर्डिनेशन में क्या होता है? कोऑर्डिनेशन इज ए प्रोसेस ऑफ synchronizing and integrating the efforts of individual in a organization in order to attain organization's goals। फिर दूसरा जो अंतर है, प्रकृति यानी नेचर। तो कोऑपरेशन का नेचर होता है इट इज़ वॉलेंट्री एंड इमोशनल, जबकि कोऑर्डिनेशन का नेचर होता है इट इज़ रेशनल एंड लॉजिकल। इसके बाद में देखते हैं, हिंदी में हम देख सकते हैं कि इनमें जो इनका जो प्रकृति है सहकारिता की प्रकृति स्वैच्छिक भावना, ठीक है, स्वैच्छिक भावना होती है और अतार्किक होती है। जबकि समन्वय में क्या होता है? निर्देशानुसार प्रयास करने या विवेक प्रदान, ये तार्किक रूप से होता है, यानी लॉजिकल या विवेक प्रदान या तार्किक किस में होता है? कोऑर्डिनेशन में। जबकि इसमें क्या होता है? सहकारिता में स्वैच्छिक भावना होती है और अतार्किक। तो इस प्रकार ये नेचर है। फिर है आवश्यकता। तो यहाँ पे नीड, हम ये देख सकते हैं कोऑपरेशन में क्या होता है? इट इज़ नीडेड टू इन्हेंस एंड प्रोटेक्ट द म्यूचुअल इंटरेस्ट ऑफ द ग्रुप। कोऑर्डिनेशन में क्या होता है? इट इज़ नीडेड टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। तो आवश्यकता सहकारिता में होती है। सहकारिता की आवश्यकता आपसी हितों की सुरक्षा एवं वृद्धि के लिए होती है, आपसी हितों की सुरक्षा। जबकि समन्वय की आवश्यकता श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण के
परिणाम स्वरूप होती है। एक इसमें और है क्षेत्र यानी स्कोप। अब क्षेत्र के अंतर्गत सहकारिता का क्षेत्र समन्वय से कम व्यापक है। सहकारिता का क्षेत्र या स्कोप समन्वय से कम व्यापक है और इसमें समन्वय शामिल नहीं है, यानी कि सहकारिता में समन्वय कोऑर्डिनेशन शामिल नहीं है। हम बात करते हैं समन्वय की। समन्वय में क्या होता है? समन्वय में सहकारिता से अधिक व्यापक है। कौन है? कोऑर्डिनेशन, क्योंकि बिना सहयोग के समन्वय किया जाना असंभव, बिना सहयोग के समन्वय किया जाना संभव नहीं है। तो इस प्रकार ये अंतर हो गया। हाँ, इंग्लिश में भी हम इसको देख सकते हैं। कोऑपरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन कैन बी अचीव विदाउट कोऑपरेशन, कोऑपरेशन कैन बी अचीव्ड विदाउट कोऑर्डिनेशन। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन डिपेंड ऑन कोऑपरेशन, इट इंक्लूड्स कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन कैन बी अचीव्ड थ्रू कोऑपरेशन। तो इस प्रकार ये अंतर हुए इनमें। अब हम देखते हैं समन्वय के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो समन्वय के सिद्धांत वैसे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे हमने महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है समन्वय के उन्हीं को ही यहाँ पे चुना है। तो यहाँ पे 4 जो सिद्धांत हैं उनमें सबसे पहला जो सिद्धांत है इम्पोर्टेंट है प्रत्यक्ष, क्या है? प्रत्यक्ष संपर्क का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अब नाम से ही पता चल रहा है संपर्क कैसा होना चाहिए? प्रत्यक्ष होना चाहिए। इसके फ़ायदे भी है, अगर प्रत्यक्ष संपर्क नहीं किया जाता है तो इसके नुकसान है। तो सबसे पहले इसमें समन्वय का ये सिद्धांत इस बात को स्पष्ट करता है कि एक उपक्रम में व्यक्तियों के अंतर्व्यक्तिक एवं समस्त संबंधों द्वारा समन्वय की स्थापना की जानी चाहिए। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संपर्क द्वारा क्या होगा? व्यक्ति अपने विचारों या आवश्यकताओं या विरोध या आलोचनाओं का अधिक कुशलता व सफलतापूर्वक आदान प्रदान कर सकता है। ठीक है? प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संपर्क द्वारा व्यक्ति अपने विचारों, आलोचनाओं, विरोधों या आवश्यकताओं का अधिक कुशलता से एवं सफलतापूर्वक आदान प्रदान कर सकते हैं। इससे क्या होगा? इस प्रकार के विचारों के आदान प्रदान करने से क्या होगा? सामान्य व व्यक्तिगत दोनों ही लक्ष्यों को प्राप्त करने का दोनों ही उद्देश्यों को प्राप्त करने की उचित मेथड का निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा? प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा इसमें ऐसा नहीं होने पर भ्रम, समस्या एवं अस्पष्टता का समाधान नहीं होगा। इसलिए प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा करने पर श्रम, समस्या, अस्पष्टता का तुरंत समाधान भी किया जा सकता है। ठीक है? तो इसमें क्या मेन इसका जो है वो ये है, प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा भ्रम यानी कोई भी डाउट है या समस्या है या अस्पष्टता का तुरंत समाधान, सॉल्यूशन भी किया जा सकता है। अब है दूसरा, प्रारंभिक अवस्था में ही समन्वय का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इन अर्ली स्टेज। जैसे हमने पिछले वीडियो में जाना था, समन्वय किसके साथ स्टार्ट हो जाता है? नियोजन के साथ में, प्लानिंग के साथ में। तो यहाँ पे यही है कि समन्वय का ये सिद्धांत कहता है कि नियोजन या नीति निर्धारण प्रारंभिक अवस्थाओं से ही लागू करना सरल भी है और इससे क्या होगा? प्रभावपूर्ण भी होगा। यदि समन्वय का नियोजन के क्रियान्वयन करने के प्रयासों के प्रारंभ होने के बाद स्थापित किया जाता है, अगर बाद में किया जाता है इसको, तो क्या होगा? समन्वय कठिन कार्य हो जाएगा, साथ ही यूजलेस भी हो सकता है, यानी अनुपयोगी भी हो सकता है। तो यहाँ पे
इम्पोर्टेंट बात यही है कि समन्वय सिद्धांत नियोजन एवं नीति निर्धारण की प्रारंभिक अवस्था में ही लागू करना अधिक सरल भी है और प्रभावपूर्ण होता है। इसके अलावा तीसरा है समय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टाइमिंग। ये भी इम्पोर्टेंट है। समय बलवान है, तो यहाँ पे समय के इस सिद्धांत के अनुसार संगठन में व्यक्तियों या प्रणालियों या समूह के मध्य क्या होता है, जो गैप हो जाता है उसको तुरंत पाट लेना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो तो इस प्रकार समय का सिद्धांत ये कहता है कि संगठन में व्यक्तियों या प्रणालियों या समूह के मध्य उत्पन्न खाई को तुरंत पाट लेना चाहिए, अन्यथा क्या होगा, प्रयासों का दुरुपयोग होगा, समय तथा धन का भी अपव्यय होगा। यदि समय पर समन्वय स्थापित नहीं किया जाएगा तो प्रयासों की कुशलता में भी, यदि समय पर समन्वय स्थापित कर दिया जाएगा तो क्या होगा, प्रयासों की कुशलता में तो वृद्धि होगी, साथ ही निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति में भी सुगमता या सरलता हो जाएगी। तो इस प्रकार ये समन्वय का जो सिद्धांत है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट समय का सिद्धांत है। अब लास्ट है प्रभावी संप्रेषण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये सिद्धांत बताता है कि समन्वय के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान होना आवश्यक है। यदि सही समय पर सही व्यक्ति के पास सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं होता तो उनकी क्रियाओं एवं प्रयासों के बीच सामंजस्य स्थापित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सही समय पर सही व्यक्तियों के पास सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं होगा तो उनकी क्रियाओं या प्रयासों के बीच तालमेल स्थापित नहीं किया जा सकता। अब नेक्स्ट देखेंगे हम समन्वय के प्रकार, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो इसके अंतर्गत जो अलग अलग दे रखा है, सबसे पहले लंबवत समन्वय और समतल समन्वय, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे लंबवत समन्वय का तात्पर्य ऐसे समन्वय से है जिसमें उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ के कर्मचारियों के कार्यों का एकीकरण किया जाता है। किसमें, लंबवत में क्या होता है, उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारी के कार्यों का एकीकरण किया जाता है। ये समन्वय ऊपर से नीचे की ओर सीधी रेखा में स्थापित किया जाता है। ऐसे समन्वय अधिकारों के प्रत्यायोजन, निर्देशन, पर्यवेक्षण या नियंत्रण के द्वारा स्थापित किया जाता है। फिर दूसरा है समतल समन्वय। इसके अंतर्गत समतल समन्वय का तात्पर्य ऐसे समन्वय से है जिसमें समान स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के कार्यों, व्यवहारों या भूमिका में एकीकरण किया जाता है। ठीक है, लंबवत में क्या हुआ था, वर्टिकल में क्या हुआ था, इसमें उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों का एकीकरण किया जाता है। लेकिन इसमें क्या होगा, समान स्तर पर कार्य करने वाले, किसमें, समतल में समान स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के कार्यों, व्यवहारों या भूमिकाओं में एकीकरण किया जाता है। जैसे उत्पादन विभाग या वित्त विभाग, यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट या परचेज डिपार्टमेंट इत्यादि, समान स्तरीय कर्मचारी के मध्य समन्वय स्थापित किया जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, समतल या क्षैतिज, यानी हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम कार्य विधि तथा सारवान समन्वय। इसका मतलब ये है कि प्रेसिजनल या
सब्सटेंटिव कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या होता है। कार्यविधिक में इसमें ये होता है कि कार्यविधिक समन्वय व्यक्ति के अधिकार व कार्य क्षेत्र को स्पष्ट करता है तथा संगठन के दूसरे व्यक्ति के साथ संबंधों का निर्धारण भी करता है। तो सिंपल है, इसमें कार्य विधिक में क्या होता है, व्यक्ति के अधिकार व कार्य क्षेत्र को स्पष्ट करता है तथा संगठन के दूसरे व्यक्ति के साथ संबंधों का निर्धारण भी करता है। इसके अलावा दूसरा है सारवान समन्वय, सब्सटेंटिव कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब ये होता है कि समन्वय संस्था की क्रियाओं से संतोष प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सारवान समन्वय क्या किया जाता है, संस्था की क्रियाओं से संतोष प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और जबकि कार्यविधिक में क्या होता है कि यहाँ पे कार्यविधिक में समन्वय व्यक्ति के अधिकार व कार्य क्षेत्र को स्पष्ट कर जाता है तथा संगठन के दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंधों का निर्धारण करता है। या फिर हम इसको एक दूसरे तरीके से ये समझ सकते हैं, कार्यविधिक में सभी स्तरों पर अधिकारियों के प्रयोग से सामूहिक प्रयासों के समन्वय स्थापित किए जाते हैं। जबकि इसमें सारवान में क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ सारगर्भित तत्व होते हैं जिनके संबंध में गहन जानकारी उस क्रिया को संपादित करने वाले व्यक्ति की होती है। तो इस प्रकार विभिन्न तत्वों में समन्वय स्थापित करने के लिए कार्य का कर्ता स्वतंत्र होता है, इसलिए इसको भी सारवान जो कोऑर्डिनेशन है, समन्वय है, उसको हम स्वतंत्र समन्वय भी कहते हैं। इस प्रकार अब हुआ आंतरिक व बाह्य समन्वय। तीसरा इंटरनल एंड एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन। आंतरिक, जब संस्था के विभागों या उपविभागों या खंडों के बीच समन्वय स्थापित किया जाता है तो उसे आंतरिक समन्वय कहते हैं। सिंपल, जब क्या होगा, जब संस्था के विभाग या उपविभाग या खंडों के बीच समन्वय स्थापित किया जाता है तो उसे आंतरिक समन्वय कहते हैं। इसके अलावा बाह्य समन्वय क्या होता है, संस्था तथा बाह्य पक्षों के बीच, जो बाह्य पक्ष है उनके बीच समन्वय होता है। वर्तमान समय में कोई भी व्यावसायिक संस्था बाह्य पक्ष को भूल नहीं सकती क्योंकि उनसे काम पड़ता रहता है। वर्तमान समय में आजकल हम देख सकते हैं व्यवसाय सरकार की क्रियाओं या तकनीकी या परिवर्तन या प्रतिस्पर्धात्मक जो कॉम्पिटिटिव स्थिति है, प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति से प्रभावित है। इसके अतिरिक्त व्यवसाय को अपने ग्राहकों किसी कस्टमर से या सामान्य जनता से, पब्लिक से, स्वामियों से या अंशधारियों तथा कर्मचारियों व अन्य संघों के बीच समन्वय स्थापित करना अति आवश्यक है। इसके अलावा एक संस्था को विश्व जो वर्ल्ड है या विश्व की अनेक व्यावसायिक संस्था के साथ भी समन्वय करना ही पड़ता है। ये सब क्या है, बाह्य समन्वय है। ठीक है, अब नेक्स्ट और लास्ट है सकारात्मक व नकारात्मक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोऑर्डिनेशन। पॉजिटिव, जब समन्वयकर्ता संगठन की क्रियाओं में एकरूपता स्थापित करने हेतु नवीन या रचनात्मक उपायों को अपनाता है तो उसे हम सकारात्मक समन्वय कहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन। इसका विपरीत हो जाएगा, जब समन्वयकर्ता जो संगठन जो समन्वय कर रहा है वो अन्य विभागों एवं गतिविधियों के प्रति अज्ञानता या उनमें परस्पर दूरी या लक्ष्यहीनता के रूप में देखता है तो वे नकारात्मक समन्वय कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये सकारात्मक यानी पॉजिटिव, नकारात्मक यानी नेगेटिव कोऑर्डिनेशन। तो इस प्रकार ये टॉपिक पूरा होता है। थैंक यू।